का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा फटाफट आपको ये बताते हैं कि मनी सेंट्रल में आज किन किन खबरों पर चर्चा होगी, निर्णय डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। तो सबसे पहले बात करेंगे, महंगी होगी दमा थैलेसीमिया की दवाएं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्या है इसके पीछे का कारण, डिटेल में होगी बातचीत अब से कुछ ही देर में। डीजल में भी बढ़ेगी इथेनॉल की ब्लेंडिंग, क्या कुछ है इसके पीछे का पूरा मामला और क्या इसका फ़ायदा पहुंचेगा शुगर कंपनियों को, ये भी होगा आज की चर्चा का विषय। इंडिगो को टक्कर देने की तैयारी में है टाटा, कैसे बताएंगे थोड़ी देर में। टैरिफ बढ़ोतरी से बढ़ गया है जियो का मुनाफा, कल आए हैं रिलायंस के नतीजे, जियो को लेकर क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। कनाडा के साथ व्यापार का क्या होगा, जिस तरीके का तनाव भारत और कनाडा के बीच में एक तरीके से कूटनीतिक दबाव देखने को मिल रहा है, उसका असर किस तरीके से पड़ेगा, आज इस चर्चा का हिस्सा ये भी इस कार्यक्रम में होगा। और एआई को लेकर के आरबीआई की क्या है चेतावनी, इस पर भी हम करेंगे डिटेल में बातचीत। अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया और मेंटल हेल्थ उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं महंगी होने जा रही हैं। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने इन रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 8 दवाओं के 11 ज़रूरी फॉर्मुलेशंस की कीमत में 50% बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। एनपीपीए का तर्क है कि बाजार में दवाओं की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए बढ़ोतरी ज़रूरी है। इस बढ़ोतरी के बाद दवा कंपनियां दवाओं के दाम बढ़ा देंगी। दवा कंपनियों की तरफ से लगातार इन ज़रूरी दवाओं के फॉर्मुलेशन के दाम बढ़ाने की मांग हो रही थी। सर, तमाम तरह की महंगाइयों पर कल हमने चर्चा की, अब ये जो है तमाम महत्वपूर्ण दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए गए हैं और क्या कुछ वजहें बताई गई हैं? हाँ, तो ये आप महंगाई डिस्कस किया, तो फिर आज थोड़ा महंगाई पे ही आप आगे बढ़ेंगे। कल बाकी आइटम्स की बात करें थे तो दवाएं भी महंगी होने की बारी आ गई है। देखिए, होता ये है कि एनपीपीए को ये अथॉरिटी है कि वो पहले प्राइसिंग के लिए आप आवेदन करते हैं। पूरी दुनिया में जो दवा कंपनियां हैं उसकी बहुत बड़ी लॉबी है। अमेरिका वगैरह की लॉबी के बारे में तो आप बात ही ना करिए तो बेहतर है। हिंदुस्तान में भी वो लॉबी है, लेकिन उतनी मुखर नहीं है जितनी अमेरिका में है। तो दवाओं के दाम जब बढ़ाने की बारी आती है तो सारी कंपनियां सब इकट्ठा हो जाती हैं। और जैसे इस बार क्या बहाना दिया इन्होंने, जो अभी पिछले 6 महीने से दबाव डाल रहे थे कि दवा के दाम बढ़ाइए, जिसमें से आपने अस्थमा का नाम लिया, ग्लूकोमा का नाम लिया, थैलेसीमिया है। मतलब ऐसी ये कोई बीमारी नहीं है कि कल को तुरंत जानलेवा हो जाए, परंतु ये है कि ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि इनके बाहरी डिमांड होती है इन दवाइयों की। अभी इन्होंने बहाना ही बनाया कि साहब हमारा क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है तो हम जो एपीआई वगैरह लाते हैं वो हमें महंगा पड़ता है, हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। और कुछ कंपनियों ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर आप ये नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसको बनाना बंद कर देंगे। अब ये सबसे बड़ा तो दबाव ये है कि हम दवाइयाँ बनाएंगे ही नहीं, तो जब दवाइयाँ नहीं बनाएंगे तो उसमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपके लिए दवाइयाँ कम उपलब्ध होंगी। तो ये बहुत बड़ा दबाव है। इसको एनपीपीए इससे पहले जो इन बहुत सारी दवाइयों की जो एक सीलिंग प्राइस बढ़ाई थी, वो पिछले बार जो हुआ था वो था 2019 में, मतलब कोविड से ठीक पहले। अभी जो फिर भी आप देखेंगे तो जो कुछ नंबर ऑफ मेडिसिन हैं इसमें, उसके नंबर फिर भी कम हैं। तो जो हवाला दिया गया है वो कि ये रॉ मटेरियल बढ़ गया है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं। आप जानते हैं हम लोग एपीआई बहुत चाइना से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट हम लोग दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो रीज़न रहा, और ये सब मिला के ये बताया गया कि वो समय आ गया है जब आपको इन सब दवाओं पे एक मेजर इंक्रीज देने की ज़रूरत है। चलिए, तो आने वाले समय में आपको इन तमाम दवाओं के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, पड़ना सकता नहीं है बल्कि करना पड़ेगा। इस बीच केंद्र सरकार पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक डीजल में 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर रिसर्च एडवांस स्टेज में है, और रिसर्च के नतीजे अगर बेहतर रहे तो सरकार इस पर आगे बढ़ सकती है।
देश में फिलहाल पेट्रोल में 15% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है और अगले साल तक इसे 20% किए जाने का लक्ष्य है। सर, इसे किस तरीके से देखें, इसको किस तरीके के इसके फ़ायदे होंगे? एक तो जो हमारी निर्भरता है इम्पोर्टेड क्रूड पर, वो थोड़ी सी कम होगी। दूसरा, पर्यावरण को लेकर के क्या उससे भी कुछ राहत मिलेगी? तीसरा, चीनी कंपनियों के लिए भी एक बड़ी राहत है होगी, क्योंकि जैसे जितना एथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा उनके लिए भी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत पुरानी जो शिफ्ट होने की जो हमारी पॉलिसी है कि हम धीरे धीरे इथेनॉल मिक्स करके आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखेंगे जैसे 2014 में जब ये सरकार आई तो उस वक्त तक हम लोग 1.57% के आसपास इथेनॉल ब्लेंड करते थे पेट्रोल में, जो कि फ़िलहाल अभी 15% है। आप देखिएगा ये इसको हम लोग 2025 में इसको 20% ले जाने की योजना है। अभी तक जो सरकार के जो इनसाइडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात पे फोकस कर रहे थे कि हम डीजल की ब्लेंडिंग को 5% लाओगे। मेरे लिए ये जो गडकरी साहब ने कहा कि 15% पे एडवांस स्टेज में रिसर्च चल रहा है, ये मेरे लिए एक बड़ी भारी खबर है। बड़ी भारी खबर से मेरा मतलब हुआ कि इसके पहले बहुत ही गिने चुने लोगों ने इस पर बात कही होगी, पर जनरली जिस बात पर एकता थी गवर्नमेंट में वो कि 5% पर हम ले जाएंगे, वो उस पर काम चल रहा है। 15% इट केम एज ए सरप्राइज फॉर मी। अब देखिएगा कि इसमें जो पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता है, आपको एक कार्बन एमिशन कम करने हैं उसके आधार पे, और साथ ही साथ कोई इसकी गुणवत्ता, पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता में कमी ना आए, उसकी जो एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी, वो बनी रहे, और साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस है उसको हमें कम किया जाना चाहिए। अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इथेनॉल में? आपको पता है इथेनॉल हम 2 तरीके से बनाते हैं, जैसे शुगर से बनाते हैं और फिर ग्रेन से तैयार करते हैं। तो शुगर में भी पिछले साल जो रेस्ट्रिक्शंस थे, बिकॉज जो उसमें अमाउंट, जो क्वांटम की अवेलेबिलिटी कम थी शुगर सिरप की, या जो शुगर के और बाकी डेरिवेटिव्स, वो कम थी, तो वहाँ पे भी स्ट्रेन था। उसमें थोड़ा सा रिलैक्स आया इस बार। राइस की उपलब्धता कम थी क्योंकि एफसीआई ने राइस जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं उसको देना बंद कर दिया था, तो वो फिर से बहाल हो गया है। तो अब आप देखिएगा कि इस वक्त, अच्छा, अभी एक और फैक्टर है कि पूरी दुनिया में जो कॉर्न की, जो मक्के की प्राइस है वो बड़ा आसमान छू रहा है, उसमें बड़ी सारी बढ़ोतरी है, तो लोग दूसरे फिर अनाज पे शिफ्ट कर गए हैं। देखना कि बैलेंस करना कि खासकर ग्रेन्स वाले एरिया में हमारे लिए इथेनॉल, भारत सरकार के लिए, यहाँ पे काम करने वाली कंपनियों के लिए, ताकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट न बढ़ जाए, उसके लिए देखना पड़ेगा कि जो सप्रेस हो प्राइस मक्के में, और जो बैलेंस है बाकी और अनाज में, एक भाई इन्फ्लेशन की भी एक सीमा है, तो वो बैलेंस बना रहे, तभी आप इथेनॉल को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी आप उसको प्रमोट कर पाएंगे। नहीं तो केवल ये 15% आप टारगेट बना के रखिए, अगर आपके पास उतना क्वांटम ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है सर। इस बीच टाटा ग्रुप अपनी बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस में सिंगल कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट ट्रांसफ़र करके इकोनॉमी क्लास में इंडिगो को टक्कर दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस में एयर इंडिया और विस्तारा के उन विमानों को ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनमें पूरी तरह से इकोनॉमी क्लास की सीटिंग है। पहले चरण में एयर इंडिया के 17 एयरबस A320 विमानों का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद विस्तारा के एयर इंडिया में विलय के बाद उसके भी 10 एयरबस A320 विमानों का विलय किए जाने की योजना है। विमानों का ये ट्रांसफ़र अगले साल के मध्य तक होने का अनुमान है। तो ये पूरी तरीके से फुल फ्लेज में अब इकोनॉमी क्लास में उतरने की योजना टाटा की है सर। किस तरह के नहीं, उसमें एक ट्रिक है, जो खबरें हम लोग देख रहे हैं विपुल मीडिया में, उसमें उसमें क्लैरिटी कम है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इकोनॉमी क्लास में पहली बार सिंगल इकोनॉमी क्लास में, देखिए जो एयर इंडिया एक्सप्रेस, अभी टाटा के पास 4 एयरलाइंस थे, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया, जहाँ पे टाटा की मेजॉरिटी प्रेजेंस थी और थोड़ी बहुत प्रेजेंस थी, परसेंटेज फ़र्क शेयर का हो सकता था। अब 2 मर्जर हो गए तो टाटा के पास अभी 2 एंटिटीज़ हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले से काउंटर करने के लिए, बाकी लो बजट की एयरलाइंस को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया था एयर इंडिया की तरफ से। उसमें आपने खबर क्या पढ़ा? खबर यह है कि विस्तारा और एयर इंडिया से जो सिंगल कॉन्फ़िगरेशन के जितने इकोनॉमी क्लास वाले एयरक्राफ्ट हैं वो सब वहाँ से निकाल के एयर इंडिया एक्सप्रेस में डाले जाएंगे। और एयर इंडिया एक्सप्रेस से किसकी टक्कर है इस देश में? इंडिगो की। इंडिगो इस देश में अभी 63% मार्केट शेयर लिए हुए है। तो एयर इंडिया के पास ये ऑप्शन होगा कि साहब एक ऐसा एंटिटी है जो
इंडिगो से टक्कर ले और बाकी जहाँ पे बिजनेस क्लास के लोग चलते हैं और इकोनॉमी क्लास के लोग मिक्स चलते हैं, उसकी जिम्मेदारी एयर इंडिया की होगी। तो आप एक ऐसा एंटिटी छोड़ दिया गया है जिसको काफ़ी सिंगल कन्फिग्रेशन एयरक्राफ्ट जिसके पास ढेर सारा होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस में आ गई है। तो इंडिगो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी देखते हुए, लेकिन इंडिगो के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि इंडिगो भी सिंगल कन्फिग्रेशन एयरक्राफ्ट चलाता है और एयर इंडिया भी सिंगल कन्फिग्रेशन, दोनों इकोनॉमी क्लास के ऑपरेटर होंगे। तो कम से कम कोई चुनौती देने वाला आ सकता है, ये मान के चलें, क्योंकि अभी तो फिलहाल क्योंकि जो नए एयरक्राफ्ट आएंगे एयर एशिया इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस में काफ़ी और विमान जोड़े जाने हैं। तो एक देखिए, ये तो फुल सर्विस कैरियर है एयर इंडिया। इकोनॉमी क्लास के सिंगल कन्फिग्रेशन इकोनॉमी क्लास के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस टेक केयर करेगा इंडिगो का। तो हम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत एकदम से आप इंडिगो को मार्केट से निकाल देंगे या उसको डाउन कर देंगे या उसका मार्केट सप्रेस कर देंगे, वो शायद ना भी हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एक फियर तो पैदा कर ही सकता है। मतलब कम से कम जो मोनोपोली या डुओपोली जैसी स्थिति एविएशन मार्केट में लग रही थी, वो तो कम होगी ना, कम से कम संतुलन कुछ बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि एक दो एयरलाइंस मिल करके पूरी तरीके से प्राइसिंग से लेकर सब चीज़ डिसाइड करें। देखिए, ये बेसिकली इनका स्केल डिसाइड करेगा। जब इनके पास एयरक्राफ्ट आएगा तो इनका स्केल डिसाइड करेगा। जब स्केल डिसाइड करेगा तो ये मार्केट में इसकी प्रेजेंस डिसाइड होगी। मार्केट में प्रेजेंस डिसाइड होगी तो आपको डिफरेंट जब सेक्टर्स पे ऑपरेट करते हैं तो उस पर आपकी एफिशिएंसी आती है। तो अल्टीमेटली वो एक आपका एक ऑरा क्रिएट होगा उसके होने से, जब ज़्यादा एयरक्राफ्ट होंगे इसके पास। ठीक, तो ये इस खबर को इस रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए ठीक है। इस बीच भारत और कनाडा के बीच बिगड़े राजनयिक रिश्तों का असर दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच करीब 8 अरब डॉलर का व्यापार है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 8.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें 4.6 अरब डॉलर का भारत में इंपोर्ट था और 3.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में कनाडा भारत में अक्सर अधिकतर जो है दलहन की सप्लाई होती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कनाडा से भारत में 13.81 लाख टन दलहन का इंपोर्ट हुआ। इससे पहले वित्त वर्ष 22-23 के दौरान 4.85 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। सर, इसको तो समझेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या कुछ असर पड़ेगा, लेकिन ये जो सबसे पहला सवाल ये जिस तरीके से ये कूटनीतिक युद्ध जैसी स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है, इसे आप कैसे पढ़ पा रहे हैं और क्या दोनों देशों के बीच रिश्ते क्या अब अपने वर्स्ट पीरियड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? विपुल, इस पर मैं थोड़ा सा ये आपसे कहना चाहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो, ये भारत सरकार वर्सेस जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो मैं इंडिविजुअल अभी मान के चल रहा हूँ, अभी दूसरे सेंटेंस में आएंगे तो उस पर बात करेंगे। जस्टिन ट्रूडो की पर्सनल जो एक ईगो है, पर्सनल ऑरा है, पर्सनल उनका एक फैलाव है, उसके साथ भारत सरकार की टक्कर है। अब जस्टिन ट्रूडो के पिताजी भी जब होते थे वहाँ के पीएम, तो तब भी देखेंगे आप पढ़ के किताबों में पुरानी एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप नज़ीर देखेंगे, तो तब भी आपको भारत से संबंध बहुत बेहतर थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी ये देखिए, लिबरल पार्टी के इनको अगले साल चुनाव है कनाडा में 2025 में। ये अभी जब आपने संबंध की बात कही, तो अभी जितने स्ट्रेन संबंध में आ गए हैं पिछले 2023 के सितंबर के बाद, पिछले साल, अभी से लेकर संबंध और ज़्यादा नीचे की तरफ ही गए हैं। वहाँ से कोई रिकवरी नहीं हुई है। ये अगले चुनाव तक 2025 तक, बेशक ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो चुनाव होगा अभी, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके बाद मैं स्टेप डाउन हो जाऊंगा, ये हो या ना हो, लेकिन 2025 तक जो भी अभी संबंध रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे। आप देखिएगा पिछले 15-20 साल पे भी अगर निगाह डालेंगे कूटनीतिक संबंधों पे, तो इतने राजनयिकों का निकाला जाना, उनका हमारे लोग राजनयिकों को वहाँ से भेजा जाना, ये आपको इसका पैरेलल आपको केवल पाकिस्तान के एग्जाम्पल में मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो लेकिन कनाडा और पाकिस्तान का लेवल एक नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे उसके संबंध पिछले कई दशकों से ख़राब हैं। कनाडा को उसके साथ पैरेलल नहीं कर सकते, लेकिन ये हालत इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, उसमें जो खालिस्तान समर्थक जो तत्व हैं जी, उसकी मदद से कहा जाता है कि ये उसकी मदद लेते हैं। इनकी मजबूरी है कि इस तरह से एक्ट करें। और अब जो दूसरा
जो दूसरा एस्पेक्ट आपका है वो ट्रेड से रिलेटेड। जी। देखिए, एक साल से संबंध खराब है, एक साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिएगा जो आपके बाकी ट्रेड एलिमेंट्स हैं, बाकी आप फिगर वगैरह भी देखेंगे, हम बल्कि हमें पल्सेस का इंपोर्ट हमारा बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। तो ट्रेड पे अभी तक तो कोई असर नहीं दिखा है। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशंस आप देखिएगा हमारे, जैसे आप इन्फोसिस का दफ्तर वहाँ से काम करता है, टेक महिंद्रा का काम करता है, TCS के लोग वहाँ काम करते हैं, कनाडियन पेंशन फंड ने यहाँ दुनिया भर का पैसा लगाया हुआ है। जिन कंपनियों में पैसा लगा हुआ है उसमें एक जोमेटो है, आप पेटीएम का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह के संबंध हैं, अभी तक उसका असर नहीं दिखा है, लेकिन यही ट्रेंड रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू करता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका असर नहीं दिखे। अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर आप देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे तो कोई बहुत आपको संबंध एकदम से खराब हो गए हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये कंटिन्यू करता है तो हो सकता है। इसमें एक और सवाल निकल करके आ रहा है, ये इसका बिजनेस से, व्यापार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो संबंध विच्छेद जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में बड़ी संख्या में बड़े भारतीय जो है वहाँ पढ़ रहे हैं, बड़े संख्या में भारतीय वहाँ काम काज कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ के तमाम जो लोग मौजूद थे उन तमाम अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो भारतीय नागरिक हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, वहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। दूसरी बात विपुल, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े वो देश हैं जहाँ से फॉरेन रेमिटेंस आता है। हमने सबको पछाड़ दिया, मैक्सिको को पछाड़ दिया, चाइना को पछाड़ दिया, हम सबसे बड़े कंट्री के रूप में उभरे हैं। 125-26 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे यहाँ रेमिटेंस आता है। उसका 10% आप देखेंगे तो कनाडा से आता है, तब भी मतलब 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास। 12-13 बिलियन भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स अभी तक वहाँ पढ़ रहे हैं। ये संबंध जो हमारा उससे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस है, ये किस हद तक नीचे जाता है यहाँ के बाद, उस पर अभी तक तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही। थोड़ा बहुत मामूली इधर उधर वो कह सकते हैं, वो जब आप दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन मोटे तौर पे स्टूडेंट्स को कोई ऐसी दिक्कत अभी तक खास वहाँ पे नहीं है। लेकिन आपकी एम्बेसी मौजूद है, वहाँ के ढेर सारे अधिकारी मौजूद हैं, फुल स्ट्रेंथ में है। उससे कल को कोई अगर प्रॉब्लम आए तो तुरंत का तुरंत मदद दिया जा सके। जैसे मान लीजिए यूक्रेन के केस में हम लोगों ने वहाँ से अपने बच्चों को वहाँ से शिफ्ट किया हंगरी के रास्ते, फिर उसको वापस लाया गया, रोमानिया के रास्ते फिर उसको वापस लाया गया। तो कल को ऐसी सिचुएशन कनाडा के केस में आएगी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक डर सा माहौल तो है ही कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 स्टेप नीचे चला जाए रिलेशनशिप, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाएगी। चलिए, इस पर और ज़्यादा अपडेट जो है आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगी, आपको विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, क्या कुछ चल रहा है कनाडा के अंदर और उससे भारत और कनाडा के रिश्तों पर और वहाँ पर रह रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। इस बीच जुलाई के दौरान टेलीकॉम टैरिफ में हुई बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को तगड़ा मुनाफा हुआ है। कंपनी की तरफ से सोमवार शाम को जारी किए गए तिमाही नतीजों के मुताबिक सितंबर तिमाही में जियो का मुनाफा 23% से ज़्यादा बढ़ करके 6539 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सितंबर तिमाही में जियो का प्रति यूज़र औसत रेवेन्यू यानी कि आरपू भी 7% से ज़्यादा बढ़ा है और बढ़ करके 195.1 तक पहुंच गया है। जियो के बाद अब भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का आरपीयू बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई के दौरान मोबाइल टैरिफ 20% बढ़ा दिए थे। सर, इतने में ही संतुष्टि हो जाएगी? अभी आपको और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा टैरिफ बढ़ने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? दूसरा सवाल ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डिजिटल इंडिया के कॉन्फ्रेंस थे और वहाँ पर चाहे वो हमने देखा जियो या फिर भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन, सबकी तरफ से अब 6G की तरफ जोर देना शुरू हुआ है और कहा यह गया कि सबसे बेहतर और सबसे पहले हम 6G लॉन्च करेंगे भारत के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम 6G के आईने से देखने की कोशिश करें तो भारत के टेलीकॉम का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? अभी जब 6G की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप जाहिर है कि आपके ऊपर खर्चों का बर्डन आएगा। नए ज़माने में जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी में जाएंगे, नया विस्तार होगा, तो एक तो आप समझिए फिर वहाँ पे स्ट्रेस रहेगा। अब डिपेंड करता है आगे कि कैसे सिचुएशन अनफोल्ड करता है, सरकार की तरफ से कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिए जाते हैं, फाइनेंसेस के क्या इंतज़ाम है इनके पास।
अभी आप देखिएगा कि जब से रिवेन्यू, जब से इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, तब से इनके काफ़ी, खासकर मैं जियो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से काफ़ी जो यूज़र्स हैं वो छिटक कर BSNL के पास चले गए हैं। उसकी तादाद करीब 1 करोड़ है। लेकिन ये कहेंगे कि वो सब हाई वैल्यू वाले कस्टमर्स नहीं, वो सब लो वैल्यू वाले कस्टमर्स हैं। पर लो वैल्यू वाले भी अगर कस्टमर्स हैं तो 1 करोड़ कस्टमर्स कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब जो देखिए, इसमें एयरटेल सबसे आगे है। अब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आप देखिएगा तो आप एयरटेल इसमें से सबसे आगे है। वोडाफोन तीसरे नंबर पे है, जियो जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो एकदम से हम अगर ये बात कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर में जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ के 195 से 255 हो जाएगा या 225 हो जाएगा, ऐसे नहीं है अभी। लेकिन यह है कि अगले 2-3 महीने जो नियर टर्म में आप देख सकते हैं, उसमें है कि जो काफ़ी वो बना हुआ है, एनर्जी है मार्केट में। इन्होंने क्योंकि अभी टैरिफ बढ़ाया है तो वो सब भी इनकर किया होगा, वो सब रजिस्टर किया होगा इनके ग्रोथ में, वो अभी फ़िलहाल रहेगा। ठीक। इस बीच रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर के बैंकों को आगाह किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग टेक के फ़ायदों का इस्तेमाल करें और ऐसी स्थिति ना आने दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग टेक बैंकों का इस्तेमाल करें। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बैंकों में कंसंट्रेशन रिस्क का खतरा है, जिसमें टेक प्रोवाइडर्स का पूरी व्यवस्था पर प्रभाव बढ़ जाता है और उनकी असफलता होने पर पूरी बैंकिंग व्यवस्था के ठप होने का भी खतरा बन सकता है। महत्वपूर्ण बात कही गई है। जिस तरीके से AI पर सबका जोर इस समय दिखाई दे रहा है सर, निश्चित रूप से जब खासतौर से हम बहुत सारे साइबर फ्रॉड देख रहे हैं, तो अगर पूरी व्यवस्था ही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहेगी तो बैंकिंग सिस्टम भी इस तरह के साइबर फ्रॉड में आ सकती है व्यवस्था। क्या ये इस तरफ इशारा था या हाँ, आप जब कंसंट्रेशन रिस्क की बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझें कि जिन रिसोर्सेज पे बैंक काम कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, कोई सिस्टम काम कर रहा है, तो उसमें जो रिसोर्सेज हैं उस पर कंसंट्रेशन रिस्क, मतलब वो जो बहुत कम ऐसे रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट जिसके कब्जे में वो सारा सिस्टम है, तो ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े सेलेक्टेड चोजन हाथों में है, अब उसमें से कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो ऐसे में इतना बड़ा सिस्टम में जैसे साइबर अटैक की बात करते हैं तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस तरफ इन्होंने इशारा किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि जो बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ है वो पूरी दुनिया के मुकाबले, जहाँ तक टेक्नोलॉजी, जहाँ तक साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात है, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम है। तो रिजर्व बैंक के मुखिया होने के नाते शक्तिकांत दास के पास ये कहने का उनके पास अधिकार भी है और ये कहने का उनके पास उनका पूरा रकबा है जो समझते हैं। तो ये एक बैंक को आगाह किया गया है कि कहीं कल को ऐसा न हो। ऐसा नहीं कि कोई दिख रहा है कि कल को हो ही जाएगा, लेकिन कल को ऐसा न हो कि फ्यू हैंड्स मिलके उसका इस्तेमाल करें, उसका बेजा इस्तेमाल करें, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, तो पोटेंशियल रिस्क की तरफ इशारा है। तो पूरी व्यवस्था को कोई हाईजैक ना कर ले, ये उनका ये वही उसी तरफ इशारा है। ठीक। इस बीच देश में दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद माल की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जिस वजह से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के रास्ते बेहतर डोर टू डोर डिलीवरी की वजह से करीब 70% माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। अगर सड़क मार्ग की जगह रेल मार्ग से ढुलाई को तरजीह दी जाए तो उससे ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में कमी आ सकती है। सर, वजह क्या है? अगर सस्ता भी पड़ता है तो भी सड़क पे माध्यम को क्यों चुना जाता है, जबकि वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में हमको फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है, पर्यावरण के हिसाब से भी लॉस हो रहा है? फिर वजह बिल्कुल, जो माल की आवाजाही कर रहा है ना, आपके जैसा और हमारे जैसा कंज्यूमर, मझोले छोटे बड़े दर्जे का कंज्यूमर, उसको वो पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी प्रायोरिटी में भी नहीं है, उसको पता नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें कर सकते हैं आप। इसमें रेलवे की बात आप कर रहे हैं, देखिए क्या है कि रेलवे का इवन बुकिंग आप देखिएगा कम्बरसम प्रोसेस है पूरा। मतलब आप पूरा डिपार्टमेंट है एक रेलवे में जो
इस बात की देखरेख करता है कि रेलवे में पीएसयू के जो माल जा रहे हैं उसका ट्रेन कहाँ कहाँ पहुँचा है। बाकायदा डिपार्टमेंट है जो बल्क में डील करता है, उसके लिए रेलवे है। जो जिसको एक डोर से दूसरे डोर तक चाहिए, उसको रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा सकता है, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ से 3 किलोमीटर कहीं माल पहुँचाया जाना है, वो रेलवे नहीं कर सकता आपके लिए। वो ट्रक वाला करेगा कि आपके घर से उठाएगा और फिर वहाँ पहुँचाएगा। आप दिल्ली से आप जा रहे हैं तो आपके यहाँ से उठाएगा और हैदराबाद में आपके यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। ये काम रेलवे नहीं कर सकता। तो उसमें रेलवे में प्रोसेस कम्बरसम हो जाता है, बुकिंग प्रोसेस कम्बरसम है। आपके पास बल्क है, बड़े ढेर सारे सामान भेजना चाहते हैं तो रेलवे में आपका स्वागत है। छोटे छोटे क्वांटम में आप भेजना चाहते हैं तो आपकी कोई वहाँ पे पूछ नहीं है। देखिए, पिछले 30 साल से तो मुझे याद है, मतलब जब से मैं पत्रकार बना हूँ तब से बात कर रहा हूँ कि ये रेशियो ट्रक और रेलवे का वर्सेस 70-30 का लगभग, उसके कभी 65-35 हो जाता है, कभी 70-30 हो जाता है। ये रेशियो बिल्कुल वहाँ से बना हुआ है। तो जब बना हुआ है 30 साल से, तो ये महज संयोग नहीं हो सकता। उसमें कुछ इनहेरिटेड बातें हैं जिसकी वजह से दोनों का रेशियो बराबर बराबर रहता है। अब जो कॉस्टलियर आइटम है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वो आप भेज सकते हैं रेलवे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेलवे में बुकिंग कराइए, वो उसको वहाँ से उतारिए, फिर उसको वहाँ से ट्रक में लाद के कहीं और ले जाइए, ये सारा प्रोसेस जो है बहुत लंबा है, बहुत कम्बरसम है। इस वजह से ये अंतर आप देखेंगे रेलवे और रोड का बिल्कुल बना हुआ है। जी, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको कि हम मोटा मोटी देखने में लगता है कि शायद सड़क मार्ग से महंगा पड़ रहा है, वो ऐसा है नहीं। क्योंकि आप अपनी जगह से जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से आप रेलवे स्टेशन तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे व्यवस्था लगानी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति उसे उतारे, और वहाँ से फिर जो है जिस गंतव्य स्थान तक जाना है वहाँ के लिए आपको एक अलग व्यवस्था। तो कुल मिला जुला करके कॉस्टिंग न केवल वो जो आपने कहा, बल्कि वो भी कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसका किराया आप ट्रक में ले जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा और रेलवे से ले जाएंगे तो उसका किराया आपको महंगा पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई सामान आप यहाँ से ले जा रहे हैं, फ़र्ज़ करिए चंडीगढ़ कोई सामान ले जा रहे हैं यहाँ से चेन्नई, वो सामान आप ले जा रहे हैं यहाँ से ट्रक में, वो 30,000 का पड़ रहा है, और रेलवे से ले जाएंगे तो पड़ेगा 38,000 का। तो कोई 8,000 रुपये क्यों लगाना चाहेगा? ऐसे भी ढेर सारा सामान है जिसका प्राइस यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का अगर देखेंगे तो रेलवे में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा। ये भी एक कई रीज़नों में से एक ये भी रीज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो आप पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ कार्यक्रमों को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल के लिए दे दीजिए इजाज़त। फिलहाल के लिए नमस्कार।